सरप्लस वाटर कितना हो गया बच्चा? 95% is surplus water, whereas the 5% is required for the plant growth, right? So it is utilized in plant growth. Is it clear? Yes. Okay. अब 95% जो आपका surplus water है वो क्या हो रहा है? Transpiration हो रहा है. अब transpiration, we know the loss of water in vapor phase is called as transpiration, right? Yes or no? Okay. अब जो ट्रांसपिरेशन में जो 95% बच्चा आपका वाटर है ना, सरप्लस वाटर, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म. जो आपका 95% है उसमें से भी आपका 1% जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी वाटर शुड बी लॉस इन लिक्विड स्टेट. ओके. और बाकी का 99% किस में लॉस होगा? वेपर फेज में. गेटिंग माय पॉइंट? को समझ में आया? यहाँ पे वाटर लॉस कौन से फेज में हो रहा है? वेपर फेज. ओके. और यहाँ पे 1% जो आपका वाटर लॉस हो रहा है, इट इज इन लिक्विड स्टेट. गॉट इट? So this loss of water in liquid state is called as guttation. Ringing experiment याद है आप लोगों को? वापस से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले आपने प्लांट को वाटर प्रोवाइड किया, राइट? ऑफ दैट ओनली 5% ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट. इतना क्लियर है सबको? Remaining 95% water is surplus water, that is extra water. So it is going to be transpired. Transpiration is nothing but the loss of water, right? अब इस transpiration में भी आपका जो 95% surplus water है ना, it is going to be divided into two form. 99% water loss जो है वो कौन से state में होने वाला है? It is going to be in the vapor phase. Got it? And 1% of water is going to be lost in liquid state. This phenomenon is called as guttation. जहाँ पे आपका water liquid state में loss होता है. आप लोगों ने ये इसमें विंटर सीजन में कभी देखा है, जब आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के प्लांट ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए रहते हैं लीव्स पे. अगर आपका फ्लावर्स है तो उनके पेटल्स पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. दैट इज नथिंग बट द गटेशन. तो 1% आपका वाटर कैसा लॉस हो रहा है? इट इज लॉसिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. दैट इज कॉल्ड एज गटेशन. क्लियर है? अब समझ में आया? और ट्रांसपिरेशन तो हमको पहले से ही मालूम है, राइट? सो इन विंटर अर्ली मॉर्निंग इफ यू विल ऑब्जर्व, आपको ड्रॉपलेट्स मिलेंगे लीव्स पे, फिर फ्लावर्स जो है उस पे वाटर के ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स मिलते हैं छोटे छोटे. दैट इज नथिंग बट द गटेशन, लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट. ओके डन बच्चा लोग? क्लियर है इतना? Yes. इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज स्पीक. No. वापस से एक बार देखते हैं. आपने प्लांट को वाटर प्रोवाइड किया, 5% यूटिलाइज हुआ प्लांट में, बाकी का 95% एक्स्ट्रा वाटर है तो वो लॉस हो जाएगा. लॉस होने के दो चांसेस है, दो तरीके हैं लॉस करने के. एक वेपर फेज में लॉस होगा, दैट इज नॉर्मली हम जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और जो लिक्विड स्टेट में लॉस होगा दैट इज कॉल्ड एज गटेशन. दैट्स इट. सिर्फ इतना ही करना है. वेपर फेज में लॉस होता है तो वी नो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, राइट? जो काफी टाइम से हम पढ़ते जा रहे हैं. सेम अगर वाटर लॉस लिक्विड स्टेट में होगा तो दैट इज कॉल्ड एज गटेशन. दैट्स इट. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है बच्चा लोग अभी, कि अभी भी कुछ डाउट है? एटलीस्ट यस, नो? नो. ओके. सो प्लीज इसको फटाफट लिख लो. उसके बाद में जो वेपर फेज में ट्रांसपिरेशन हो भी रहा है ना, इट इज ऑल्सो ऑफ फर्दर 3 टाइप्स. Here we can write water provided to the plant. Of that 100%, 95% is surplus water and 5% is utilized in plant growth. और जो 95% लॉस हो रहा है वहां पे दो टाइप से लॉस होगा, दो तरीका. एक लिक्विड स्टेट में लॉस होगा, एक
वेपर फेस में, लिक्विड स्टेट में सिर्फ 1% लॉस होगा, बाकी का 99% वेपर फेस में होगा। ये समझा क्या? 95 का 99% है ये। ओके, ये सबको इतना समझता है ना। अगर 95% है, मैं कोई भी चीज बोल रही हूँ कि 95 की 95% क्या हो गई, पूरी वेपर फेस में लॉस हुई, तो मतलब क्या 100% लॉस हुआ? जितना था उतना पूरा हुआ। समझ में Yes. आया? सो सेम यहाँ पे अभी 95% का 99% बोला, मतलब कितना? 94%, राइट? और Yes. रिमेनिंग 1% इज ओके। 100%. यस। सो जैसे अभी हम लोग अभी तक ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं, दिस थिंग इज न्यू फॉर अस। 1% लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज गटेशन। ये एक्चुअली जब हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम का लास्ट टाइम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे, आपको याद है? जब आप रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में कट करते हो प्लांट को, तो वहां से आपको जाइलम एक्सुडेट मिलता है, जहाँ पे लिक्विड स्ट्रक्चर जो है फ्लो आउट होता है बाहर की तरफ। याद है? जिसमें से सैप स्टडी किया था हमने कि जाइलम सैप में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, फ्लोएम सैप में क्या क्या होता है। सो यही चीज जब आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग देखोगे, तो प्लांट का यही वाटर लॉस हुआ रहता है, जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको एकदम ऊपर दिखेगा। दैट इज कॉल्ड एज गटेशन। डन बच्चा लोग? अभी आपका जो Yes. गटेशन है ना, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइडाथोट्स। ओके, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ, जैसे वहां पे हम क्या स्टडी करते हैं? स्टोमेटा, राइट? ट्रांसपिरेशन के लिए वी स्टडी की थ्रू स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन ऑकर्स, करेक्ट? So guttation will be occur with the help of hydathodes. These are the special structures called water stomata. Okay, water stomata. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? Yes. Yes. Water stomata called as hydathodes. These are the special structures formed for the loss of water in liquid states. That's why it is called as water stomata. और इसका प्रॉपर एकदम करेक्ट नेम इज हाइडाथोड्स। अब यहाँ पे हमको पता है, अगर वेपर फेस में लॉस करना है वाटर, तो किस कौन से स्ट्रक्चर से होगा बच्चा लोग? स्टोमेटा, राइट? जो कि मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट है? लीव्स में। स्टेम्स में अगर थोड़े बहुत पोर्स प्रेजेंट और लॉस हो रहा है, तो क्या कहते हैं उसको? बताया मैंने आप लोगों को 3 to 4 टाइम्स। क्या होता है बच्चा लोग स्टेम्स में जो लॉस हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम पे बताया था, याद नहीं आ रहा है? लेंटिसेल्स Chemicals. स्टेम्स में प्रेजेंट है, बताया था ना, जहां से स्मॉल स्मॉल अमाउंट का आपका एक्सचेंज होता है। ओके, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका लीफ में। डन राइटिंग दिस मच? Yes. Is there any doubt to anyone? Last time I'm asking. If no, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर है सबको इतना? This is water stomata. Okay, hydathodes are also called as water stomata. That is the special structures used for guttation, loss of water in liquid state. अब ट्रांसपिरेशन में जो आपका वाटर लॉस हो रहा है वेपर फेस में, वहां पे भी 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कहाँ से होगा ट्रांसपिरेशन? लीव्स, स्टेम, जितने भी पार्ट से प्लांट के, हर जगह से गैसेस एक्सचेंज होगा, बट मैक्सिमम एक्सचेंज कहाँ से होगा? विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ओके, अभी हमने जो स्टडी किया एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। प्लांट को आपने वाटर प्रोवाइड किया, उसमें से 100% हुआ वो, करेक्ट? अब कितना परसेंट सरप्लस और कितना परसेंट प्लांट यूटिलाइज करता है? 95% surplus. 1%. 5%. 95% surplus. 5%. यूटिलाइज कितना? 5% utility. 5%. ओके, अब जो सरप्लस वाटर है उसका क्या होगा? 99%. 99%। Loss of water vapor form में होगा. ओके, हाँ. वेपर फॉर्म। Transpiration. That is called 1% as guttation. transpiration. 1%.
Yes, 1% is guttation, that is Loss of water in In the liquid form of state. liquid. Liquid. okay. This is with the help of which structure? Water stomata. Hydro- Yes, water stomata, that is called as hydrathodes. And यहाँ पे जो वेपर फॉर्म में आपका लॉस हो रहा है, that is with the help of stomata. Stomata. Okay, clear है इतना सबको? Very good. So now next, अभी जो हमारा कितना परसेंटेज ट्रांसपिरेशन हो रहा था? 99% of 95 surplus water. Correct? Yes. तो अब आपका जो 99% ट्रांसपिरेशन हो रहा था बच्चा, वहां पे अभी 3 मेन टाइप्स है उस ट्रांसपिरेशन का. सो क्यूटिकल, फर्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. लेयर होता है क्यूटिकल, बाद में डिस्कस करेंगे हम. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर, that is throughout the lenticels, and finally stomatal. दिख रहा है सबको? ओके. सो सबसे पहले सबसे फर्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. अब आपने प्लांट में सबसे पहले रूट्स में वाटर प्रोवाइड किया, करेक्ट? तो वाटर कौन से साइड ट्रेवल करेगा? इन द अप डायरेक्शन. यस और नो? और वाटर कैरी कौन करेगा बच्चा लोग? जाइलम. Xylem. ओके. तो वाइल कैरिंग दिस, अब यहाँ पे जो आपका स्टेम है, स्टेम में फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट लीव्स है, करेक्ट? सो यहाँ पे आपका जब वाटर ट्रेवल कर रहा है, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वाटर यहाँ भी ट्रांसपोर्ट होगा. सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो, करेक्ट? तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत वाटर आपका लॉस होता है. ओके. सो जिसमें से जैसे कि दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन में 3 अलग फर्दर डिविजन्स है. फर्स्ट वन इज क्यूटिकुलर. तो बेसिकली क्यूटिकल होता क्या है? वैक्स समझते हो आप लोग? आप अगर प्लांट को ध्यान से नोटिस करोगे तो वहां पे ना आपका जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट का, आपको एक लेयर जैसा हल्का सा मिलेगा, जिसको वैक्सी लेयर बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल एक्स्ट्रा. आप उसको ऐसे बाहर से ऊपर से निकालोगे तो इनफैक्ट वो निकलता भी है. कभी देखा है ट्राई करके? एक हल्का सा लेयर होता है वैक्सी लेयर, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. ओके. क्यूटिकल पता है सबको? यस, नो? So cuticular transpiration में cuticle layer is present in the leaves as well as stem. Cuticle is called as layer, waxy layer जो आपका present होता है, that is called as cuticle. Okay. So cuticle is a waxy layer present in कहाँ present है? लीव्स एंड स्टेम. आप नोटिस कर सकते हो घर पे कोई प्लांट होगा तो उसका स्टेम में आपको लेयर, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है. यू कैन जस्ट सी इट. आप उसको थोड़ा सा ऊपर से निकालोगे तो वो अलग ही लेयर पूरा निकल जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. ओके. अब आपका जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है बच्चा, इट ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, और इसका जो परसेंटेज है दैट इज 8 to 10%. दिस इज इम्पोर्टेंट. बाय सिंपल डिफ्यूजन. समझ में आया यहाँ तक? डिफ्यूजन क्या होता है सबको पता है? सिंपल डिफ्यूजन, राइट? Yes. ओके. अब इसके अलावा अब मुझे एक चीज बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने बहुत बार स्टडी किया, आपका जो मेम्ब्रेन है, अगर ये जो लेयर है ये बहुत ज्यादा थिक होगा, एक्सट्रीम थिक होगा, इसमें से गैस पास होना इजी है या इसमें से? आसानी से गैसेस एक्सचेंज किस में होगा, 1 और 2? कोई भी एक चीज लेयर है स्ट्रॉन्ग मोटी सी, तो अगर कोई भी चीज अंदर से बाहर मूवमेंट दिखानी है, फॉर एग्जांपल गैसेस, तो कौन से केस में जल्दी अच्छे से वो पास हो जाएगा? फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर बच्चा?
second layer. सेकेंड लेयर ऑब्वियसली, वेरी गुड। वाई? क्योंकि जितना ज्यादा लेयर थिक होगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी ना बाहर की तरफ मूव करने के लिए। गॉट इट? अब तुमको किसी रूम में बंद कर दिया, एकदम थिन सा दरवाजा, तो इमिडिएटली आप उसको ब्रेक करके बाहर आ सकते हो, करेक्ट? अब उसमें एकदम थिक हैवी डोर लगा हुआ है तो आप उसको तोड़ के आ सकते हो क्या बाहर? सो यहाँ पे भी सेम, आपका जो स्टेम है, लीव्स है, वहां पे पूरे तरीके से क्या प्रेजेंट है? वैक्सी लेयर, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर आपका प्रेजेंट है, तो वो जितना थिन होगा उतना ज्यादा अच्छा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा अच्छा एक्सचेंज होगा। ट्रांसपिरेशन होता है क्या? नथिंग बट द गैसेस एक्सचेंज, राइट? आपका Yes. बाहर जा रहा है ना गैसेस, तो यहाँ पे जितना ज्यादा थिन उतना अच्छा, जितना ज्यादा थिक उतना कम ट्रांसपिरेशन, राइट? समझ में आया? Yes. ओके। अभी 8 to 10% किसका है बच्चा? ये इट इज ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। टोटल ट्रांसपिरेशन कितना परसेंट हो रहा था बताओ? 99%. यस। सो 99% का 8 to 10% क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इतना क्लियर है सबको? अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता कब है? ड्यूरिंग डे टाइम। एंड इसके अलावा आपका जो क्यूटिकल लेयर है is inversely proportional to transpiration. समझ में आया? Yes. Is there any doubt to anyone? So cuticular transpiration में सबसे पहले what do you mean by cuticle? It is nothing but the layer present throughout the stem and leaves that is made up of wax, जिसको waxy layer बोलते हैं। आप देख भी सकते हो, it is little, थोड़ा सा आपको shiny लगेगा और आप उसका से निकालोगे तो पूरा निकल जाएगा। अब टोटल ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 99%, जिसमें से आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितना परसेंट होता है? 8 to 10% विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता कब है? ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड द लेयर दैट इज दिस क्यूटिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। जितना थिक लेयर रहेगा आपका उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, जितना थिन लेयर होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ओके? Yes. या फिर बेटर तरीके से यहाँ पे हम लोग क्यूटिकल थिकनेस या थिकनेस ऑफ क्यूटिकल लिख देते हैं। सो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, ओके? सो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। क्लियर है सबको? क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में एनी डाउट टू एनीवन? बाकी के लोग प्रेजेंट तो हो क्या? Yes, ma'am. Yes. पीयूष, अवंतिका, स्नेहा शर्मा, निकिता सिंगले। Yes. यस, आधे नींद में बोल रहे हैं। यस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर। लेंटिकुलर मतलब क्या होता है बच्चा लोग? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते क्या है? दे आर द स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, एकदम स्मॉल स्मॉल। अगर आप, ये आपका जो स्टेम होता है ना, उस पे अगर आप ऐसे हाथ रब करोगे ना, इफ यू गोइंग टू रब योर हैंड, सो यू कैन सी द सरफेस, जो उसका आउटर सरफेस है ना, वो एकदम इक्वल नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ फील होगा, देयर इज समथिंग। सो दैट हेयरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज लेंटिसेल्स, जो कि एकदम स्मॉल स्मॉल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? दे आर पोरस। पोरस मीन्स व्हाट? अंदर से इट Holes इज गोइंग टू present. बी होल्स प्रेजेंट है, ठीक है? So जो small hairs like structures present to rays like structures, this is called lenticels, जो आपके स्टेम में प्रेजेंट है। अंदर से पोरस है तो क्या हेल्प करेगा? गैसेस को टू इन एंड आउट, राइट? तभी तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा ना। अगर पैक होता है तो एक्सचेंज कैसे होता है? वी नो कि अगर गैस एक्सचेंज भी करना है तो वहां पे पोर्स का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लीव्स में स्टोमेटा, राइट? तो लेंटिसेल्स भी क्या है? दे आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बट पोरस। यहाँ पे क्या है? पोर्स आर प्रेजेंट, जो कि हेल्प करेगा इसको चेंज करने के लिए गैस। क्लियर है? आपने Yes. बड़े Yes. ट्रीज देखे हैं, बड़े वाले एकदम ब्राउन ब्राउन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वहां पे एकदम अच्छे से लेंटिसेल्स दिखता है। इनफैक्ट उनका जो बार्क होता है ना, कहीं कहीं आपको वो ब्रेक हुआ दिखेगा, जो एकदम बड़े ट्रीज होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लेंटिसेल्स। और जो यंग होते हैं उसमें एकदम छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सो लेंटिसेल्स बेसिकली rest hairy and porous
structure. Clear? Lenticels exactly है क्या? Lenticels are the raised, hairy and porous structure. Clear इतना? Yes. ओके. अब लेंटिसेल्स आपका प्रेजेंट कहाँ पे होगा? इट इज जनरली आपको ज्यादातर जो बार्क होते हैं ओल्ड स्टेम में वहां पे ज्यादा क्लियर तरीके से दिखेगा, जैसे मैंने अभी बोला आपको. सो इट इज मोर विजिबल इन दी बार्क. सबको पता है ना क्या होता है? Yes. ओके. बार्क इज लाइक, जिसको नहीं पता, बड़े बड़े ट्रीज जो होता है जो ब्राउन कलर का होता है ना नीचे वाला, आपको थोड़ा सा सब ब्रेक ब्रेक दिखेगा एकदम ओल्ड ट्रीज में. दैट इज कॉल्ड एज बार्क. ओल्ड. ओके. क्लियर है इतना बच्चा? अब इसके अलावा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इसका कितना है टोटल ट्रांसपिरेशन का? इट इज ओनली 0.1 to 1%. ओके. इट इज वेरी स्लो. और ये होगा कब? ये भी होता है ड्यूरिंग डे टाइम. सो हियर हम लोग कर क्या रहे हैं? वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन दिस 3 ट्रांसपिरेशन. ओके. So is it clear to everyone? Lenticular transpiration. सबसे पहले lenticular transpiration होता है क्या? It is done with the help of lenticels. What do you mean by lenticels? These are the raised, hairy-like structure which are porous from inside. So it is going to help to transport of the gases. Okay. This lenticular transpiration, it is more visible in the bark of old trees, and the total contribution of lenticular transpiration is only 0.1 to 1%. Okay. इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना, बहुत बार 1 to 0.1 दे दिया. इट इज 0.1 to 1%. और ये होता कब है? ड्यूरिंग द डे टाइम. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है? Yes. Yes. सो नेक्स्ट द लास्ट वन इज स्टोमेटल, जो कि सबसे ज्यादा होता है वाइडली. सो स्टोमेटल में क्या होगा? स्टोमेटा के हेल्प से होगा, राइट? एंड स्टोमेटा मीन्स व्हाट? Stomatas are minute pores present in minute मतलब समझते हो extremely small. Okay. So stomata are the अरे इधर मैंने कुछ लिखा है. Stomata are the minute pores present in leaves. Generally इसमें जो भी होगा that is going to be happen in leaves. दिख रहा है सबको? Yes. ओके. अब इसके अलावा लीव्स में प्रेजेंट होता है ज्यादातर आपका ये स्टोमेटा, मैक्सिमम नंबर जो होता है. इसके अलावा जो आपका यंग स्टेम होता है ना, जो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर होते हैं, यंग स्टेम में भी ये थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, जो एकदम मतलब यंग होंगे उसमें, बट लेस नंबर होंगे. सो स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स ज्यादा क्वांटिटी में, एंड इन स्मॉल क्वांटिटी कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे आप लोग को? यंग Stem. यंग स्टेम. ओके. जो एकदम यंग है, ग्रीन इन कलर्स. ठीक है. सो स्टोमेटा होता क्या? दे आर द माइन्यूट पोर्स. इतना सबको क्लियर है? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस: एपिस्टोमेटा, हाइपोस्टोमेटा एंड एम्फीस्टोमेटा. तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना है बच्चा लोग? 99% में से 8 to 10% यहाँ, 0.1 to 1% यहाँ, यहाँ पे आपका होता है 90 to 93%. सो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? स्टोमेटा के हेल्प से. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज द मैक्सिमम. ओके. होगा कब? ड्यूरिंग डे टाइम. ये तो हमको पता है ना. रात में होता है क्या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन? No. नो. सो ड्यूरिंग डे टाइम. इतना क्लियर? इतने कैरेक्टर्स बच्चा? अब Yes. स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 3. एपी. एपी मतलब क्या होता है? अबव
right? Stomatic मतलब stomata. So epistomatic is like कि upper epidermis में ज्यादा stomata present होगा. Hypo मतलब क्या होता है? Low. करेक्ट. यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये पूरा हो जाएगा तो आप मुझे बताना, फिर इतना लिख लो पहले. सबसे पहले फर्स्ट वन लिखोगे ना, क्यूटिकुलर. डन बच्चा. दिस क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर. Yes. Stomatal में 1 point is left. So the maximum transpiration is occurred through stomata, that is called stomatal transpiration, that is 90 to 93%. Stomata का भी definition मिल गया आप लोगों को. What do you mean by definition? What do you mean by stomata? These are the minute pores present generally in leaves, और जो small और जो young आपके plants है उनके stem में बहुत ही small quantity में distributed होता है. Done? Stomatal भी हो गया. Yes, ma'am. Okay. So here I'm writing the next point of stomatal. Depending on the distribution of stomata, leaves is divided into 3 types. 11th में आपका वो मॉर्फोलॉजी चैप्टर हुआ है, उसमें आपने जब विनेशन किया तो ये आइसोबायलैटरल और ये डॉर्सीवेंट्रल का पता है आपको क्या होता है? सुना है? डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबायलैटरल. Yes. ओके, सो डॉर्सीवेंट्रल मींस क्या होता है? इट इज लाइक कि वहां आगे पे पीछे दोनों. आपने ओके, नो दैट इज आइसोबायलैटरल बच्चा. आइसोबायलैटरल मतलब आगे पीछे दोनों आपका सेम. आइसो स्टैंड्स फॉर सेम, बायलैटरल मींस बोथ द साइड्स. ओके, सो आइसोबायलैटरल में सेम, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें हमने एग्जांपल किया होगा आप लोगों ने कि मोनोकॉट्स. और जबकि आपका जो दूसरा वाला है दैट इज डॉर्सीवेंट्रल, उसमें लोअर सरफेस में आपका स्टोमाटा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एग्जांपल इज डाइकोट प्लांट्स. तो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं ना, उसमें ज्यादातर लीव्स कैसे होते हैं? दे आर डॉर्सीवेंट्रल, जहां पे लोअर सेल स्टोमाटा का नंबर ज्यादा है. और जो मोनोकॉट प्लांट्स है वहां पे क्या है, आपका दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा 3 अलग अलग टाइप के लीव्स होते हैं. थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया? टाइप ऑफ प्लांट. ओके, दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना. समझ में आया? सो लीव्स में 3 अलग टाइप है. फर्स्ट वाला एपिस्टोमैटिक, then hypostomatic, and the last one is amphistomatic. So epi stands for above, right? पहले भी हमने स्टडी किया हुआ है. एपी मतलब क्या होता है? ऊपर वाला लेयर. yes or no? Stomatic stands for number of stomata. So नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, in epistomatic it is going to be like कि number of stomata is going to be distributed more on the upper dermis, right? Correct? Yes. Okay.
सो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे अपर लेयर है जो आपको, वहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटास इज मोर ऑन द अपर डर्मिस. एग्जाम्पल इज हाइड्रोफाइट्स, जिसमें एग्जाम्पल आपका आ जाता है लोटस. हाइड्रोफाइट्स दैट इज लोटस. क्लियर? समझ में आया? Yes. Yes. Okay. So next one is hypostomata. Hypo stands for what बच्चा लोग? Below, right? Hypo मतलब क्या होता है? Below वाला surface, lower वाला surface. तो यहाँ पे क्या होगा? Number of stomata is going to be more in which surface? Lower surface. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. So यहाँ पे आने वाला है xerophyte. Xeric condition पता है? Xerophytes मतलब क्या? ये सब 11th में किया होगा आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी के सबसे इनिशियल. Xerophytes मतलब the plants that is living in xeric condition. Xeric condition means dry conditions. Okay? तो ऐसे प्लांट जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है, आपका वाटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज xerophytes, जो कि ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. ओके? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होगा. एग्जाम्पल दैट इज नेरियम. समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? Yes. एंड फाइनली द लास्ट वन इज एम्फीस्टोमेटिक. एम्फी मतलब क्या होता है बच्चा? बोथ, राइट? एम्फी स्टैंड्स फॉर बोथ. सो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ स्टोमेटा इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, राइट? ओके, सो यहाँ पे इक्वल है दोनों भी साइड में. एग्जाम्पल इज मीजोफाइट्स, मतलब जो इन बिटवीन कंडीशन में होते हैं. Not too dry, not too wet. It is mesophyte. Meso मतलब in between, एकदम proper. Example is grass. Okay? Done? Clear? Yes. Any doubt to anyone? So here we are done with the transpiration. अब इसके बाद में proper structure देखेंगे हम stomata का. So stomatal वाला सबसे maximum होता है. It is 90 to 93% डे टाइम पे होता है. स्टोमेटा होता क्या? They are the minute pores present in leaves as well as बहुत small quantity में young stem में भी present होता है. Depending on the distribution of stomata, leaves is divided into 3 phases. First one is epistomatic. Epi stands for above. Stomata means number of stomata. तो इसका मतलब above वाला जो ऊपर वाला layer है, ऊपर का surface है leaf का, वहां पे ज्यादा नंबर का स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. एग्जाम्पल हाइड्रोफाइट्स, दैट इज लोटस. मतलब हाइड्रोफाइट्स वाले जो वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं ना, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, फाइट्स मींस लिविंग. सो जो वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोटस इज द एग्जांपल ऑफ दिस एपिस्टोमेटिक. whereas in hypostomatic it is the number of stomata is more on the below surface, that is the lower surface, and it present in the xerophyte plant, that the plant survive in which conditions? Dry condition, where the water scarcity is there, right? An example is nerium. And finally it is amphistomatic, that is both the surface shows the common, means equal number of stomata. किसमें प्रेजेंट होता है? मीजोफाइट, जो कि मीडियम कंडीशन में होता है. एग्जांपल इज ग्रास. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस, नो? समझा? No. नहीं समझा? बाकी के लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ एक का ही आवाज आता है. व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों No. को समझ ही नहीं रहे या फिर मतलब क्या क्या कर रहे हो? So now next we are going to see the structure of stomata. सिर्फ अक्षय पढ़ रहा है क्या? बाकी के लोग नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन डाउट कुछ नहीं आ रहा आप लोग को? और साथ ही साथ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, इसलिए कुछ बोलना भी नहीं है. सो अभी हम लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे. जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, स्टोमेटा होता है क्या? इट इज नथिंग बट द पोर, राइट? तो स्टोमेटा का जो पोर है, उसके साइड साइड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेसरी सेल्स. दिस इज द पोर ऑफ स्टोमेटा. ओके, अब यहाँ पे साइड साइड में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट है आपके, एंड देन ऊपर की तरफ इट इज
subsidiary cells. दिख रहा है सबको? Yes. There is lot of structures present beside this opening. This is the stomatal pore, जो कि आपका एक प्रॉपर ओपनिंग है जिसके अगल बगल बाकी के स्ट्रक्चर्स सेल्स प्रेजेंट है. ओके, सो सबसे पहले दिस वन इज स्टोमेटल पोर. ये समझा सबको? पोर ओपन है. अब पोर के अगल बगल ना आपका ये दिस सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. ये क्या कर रहे हैं? देखो, पोर को पूरे तरीके से कवर कर रहे हैं, राइट? इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको. एक इधर this side and the another one is this side, right? So this is called as guard cells. Guard का function क्या होता है बच्चा लोग? To protect something, right? To cover up something, yes or no? Yes. So these cells are called as guard cells. This green part जो कि क्या कर रहा है? स्टोमेटल पोर को बाहर की तरफ से जो कवर करेगा, this is called as guard cells. अब आपका जो गार्ड सेल्स है बच्चा, इसमें आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. द स्ट्रक्चर्स दैट इज न्यूक्लियस गार्ड सेल में. ओके, अब इसके बाद गार्ड सेल्स को भी जो आपका कवर कर रहा है दिस ब्लू वाला सेल्स, इट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स. ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे? आपको याद है इनफ्लक्स इफ्लक्स किया था हमने ऑफ K प्लस आयन रिजल्ट्स इनटू ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. वी हैव डिस्कस्ड. सो अभी Yes. यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो Yes. चीज होता कैसे एग्जैक्टली. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा और गार्ड सेल जो भी है. उसके बाद में हम लोग इसका ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा देखेंगे ये एग्जैक्टली कैसे होता है. सो सबसे पहले ओपन है आपका स्टोमेटल पोर. उसको कौन कवर कर रहा है? गार्ड सेल. गार्ड सेल को कौन कवर कर रहा है? सब्सिडरी सेल्स. यहाँ तक क्लियर है? अब सब्सिडरी सेल के बाद में आपका जो स्टोमेटल का ये जो गार्ड सेल्स है ना बच्चा, इसका जो इनर साइड है, ओके, वन इज लेफ्ट ना, दिस लास्ट वाला, दिस इज दे आर द एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मिस मतलब क्या? सबसे आउटर साइड, राइट? तो सबसे बाहर Yes. की तरफ क्या प्रेजेंट है? आपका एपिडर्मल सेल्स. अब ये जो अपना का ओपन है ना स्टोमेटा, जो आपका ये ओपनिंग है, ये अंदर साइड से इसका जो गार्ड सेल्स का लेयर है ना, इट इज वेरी थिक. कैसा है? बहुत ही थिक है, जिसके वजह से टर्जर प्रेशर वगैरह अप्लाई होगा, जो हमने डिस्कस किया था. सो दिस स्टोमेटल पोर, सबसे पहले पोर मतलब कि इट इज नथिंग बट द ओपनिंग, राइट? तो ओपनिंग जो है उसको कौन कवर अप कर रहा है? गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स का इंटरनल अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज वेरी थिक, राइट? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. वो अभी हम लोग थोड़े टाइम बाद देखेंगे क्या होता है. सो दिस इज स्टोमेटा, गार्ड सेल्स. कौन बाहर से कवर कर रहा है? सब्सिडरी सेल्स. देन द लास्ट वन इज एपिडर्मल सेल्स. इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो No. मैम. कैसे हो तो हम बाद में देखेंगे. स्ट्रक्चर क्लियर है ना? ओके. Yes. अब यहाँ पे Yes. ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखते हैं हम. सो ओपन स्टोमेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन स्टोमेटा. अगर मैं क्लोज बोलूं तो ये आपका जो गार्ड सेल्स है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस इरेक्ट फॉर्म. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज स्टोमेटा. मतलब ये आपका जो पोर है ना, ऑलमोस्ट इट इज पैक. यहाँ पे ये पोर क्या हो गया? बंद हो गया. दिस इज द क्लोज स्टोमेटा एंड दिस इज द ओपन स्टोमेटा, जहां से एक्सचेंज हो सकता है. समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो बाकी के स्ट्रक्चर है ना, अगर मुझे इसको बंद करना है तो क्या करूंगी? ये श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पोर ओपन है वो बंद हो जाएगा, राइट?
तो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जहाँ पे सारी चीजें स्प्लिटेड है. जब आप इसका क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये पोर इज गोइंग टू बी लाइक दिस, बंद हो जाएगा. समझ में आया इतना? क्लियर है बच्चा? ओके. सो स्टोमेटा का जो आपका जनरली जो शेप है ना, दैट इज द डम्बल शेप which is called as guard cells. ये जो आपका guard cell है ना, stomatal cells इसको बोलते हैं, guard cells को. It is generally dumbbell shape. Okay? ये हो गया ड्रॉ करके सबका? ड्रॉ करके हुआ आप लोग का? Yes, ma'am. Yes. ओके. सो नीचे लिखो, stomata generally are, stomatas generally are in dicotyledons, kidney shape. Stomata generally in dicotyledons are kidney shape. एक मिनट. स्टोमेटा आपने डायरेक्ट स्टोमेटा लिखा ना, बट स्टोमेटा इज द पोस्ट. स्टोमेटा के बगल में कौन सा है? गार्ड सेल्स. ओके. तो स्टोमेटा का जो ये ओपनिंग जो कवर अप करेगा, दैट इज द गार्ड सेल्स, जो कि डाइकॉट में कौन सा शेप रहने वाला? इट इज गोइंग टू बी विच शेप? किडनी शेप, राइट? सो इन डाइकॉट्स, guard cells that is covering up the stomata is kidney shape. Guard cells लिखना. ओके. सॉरी, मैंने डायरेक्ट स्टोमेटा बोल दिया. Guard cells in generally in dicotyledons are kidney shape, whereas in grasses it is dumbbell shape. Whereas in grasses it is डम्बेल शेप. मतलब ज्यादातर जनरली जो बाकी का होता है ना, इट इज किडनी शेप, बट ग्रासेस में कैसा? इट इज डम्बेल शेप. तो इसको अंडरलाइन कर लेना. इसमें से क्वेश्चन आता है कि आपका डम्बेल शेप किस में है? ग्रासेस में है. ओके. क्लियर बच्चा लोग इतना? वन मोर थिंग, इन साइप्रस आपका दोनों टाइप का स्टोमेटा मिलता है, किडनी एज वेल एज dumbbell. Both the shapes are present. In cypress, both the shapes are present, kidney as well as dumbbell shape. Ultimately, your guard cell is responsible for opening and closing of stomata. That we'll discuss. Till here done, everyone? Yes. Okay. अब आपका जो गार्ड सेल्स है ना बच्चा लोग, इट इज लिविंग, और उसमें साथ ही साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तो इट इज न्यूक्लिएटेड. करेक्ट. इनर साइड कैसा है आपका गार्ड सेल्स का? थिक और थिन? Thick. यस. ये चीज प्लीज याद रखना. इफ यू वांट यू कैन राइट. यहाँ पे जो गार्ड सेल्स लिखे हो ब्रैकेट में लिख दो, इनर साइड इज थिक, जिसके वजह से ही आपका रिजल्ट होता है ओपनिंग और क्लोजिंग. सो इनर वॉल ऑफ स्टोमेटा इज वेरी थिक और साथ ही साथ इनइलास्टिक. इनइलास्टिक लाइक व्हाट? क्या हेल्प करेगा इनइलास्टिक है? तो उसको मूवमेंट के लिए, ये जो क्लोज ओपन हो रहा है ना, उसमें हेल्प करेगा वो. ओके. अब आउटर साइड कैसा है इसका? इट इज थिन एंड इलास्टिक. ओके. समझ में आया? दो अपोजिट चीज हो गए. या फिर डू वन थिंग, एक एक ऐसे पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिखते चलो. यहाँ पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन इतना लिखा ना गार्ड सेल्स का, सो उसके नीचे गार्ड सेल्स का जो इनर साइड है आपका, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिक एंड इनइलास्टिक. Inner side is thick and inelastic. Outer side is thin and elastic. Guard cells में आपके chloroplast भी present है. Guard cells also shows the presence of the chloroplast. So next point shows presence of क्लोरोप्लास्ट. ओके. क्लोरोप्लास्ट है तो क्या होगा बच्चा? इट इज केपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? बट बहुत ही हैवी उसमें होगा क्या अमाउंट में? नहीं. इट इज केपेबल फॉर स्मॉल फोटोसिंथेसिस बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट. सो शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर
small amount of photosynthesis. Clear? अब गार्ड सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपना जो है ना वेट, ये अपना शेप और साइज चेंज कर सके, जिसके वजह से वो क्या होता है, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज. तो शेप चेंज कर पाएगा तभी तो ओपन क्लोज होगा, राइट? समझ में आया? yes, ओके. सो यहाँ पे इस तरीके से स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फेज. नाउ दिस आफ्टर द स्टोमा अदर पार्ट्स आर कॉल्ड एज एक्सेसरी सेल्स, जिसमें आपका क्या क्या होता है, दिस गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स. ओके, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और एपिडर्मल सेल्स, तीनों को मिला के क्या हो जाएगा आपका, एक्सेसरी सेल्स बन जाएगा. गॉट इट? एक्सेसरी सेल्स मतलब क्या, आपका एपिडर्मल सेल्स है और जो गार्ड सेल्स है, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, एक्सेसरी सेल्स, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टोमेटा को. इनके नंबर के वजह से आपका जो K+ हमने जो स्टडी किया था प्लांट ग्रोथ में, कि जो K+, पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट? तो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सेसरी सेल्स K+ आयन का इनफ्लक्स और इफ्लक्स होता है. ओके, यस और नो? yes, सो एक्सेसरी सेल्स में आपका तीनों आ गया, एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स. ये तीनों के वजह से स्टोमेटा, ये सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर है ये ओपन और क्लोज होगा और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू द K+ आयन के इनफ्लक्स और इफ्लक्स के लिए. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. सो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट कंट्रोल बाय द टर्जर ऑफ गार्ड सेल. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब एंडोस्मोसिस होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एब्जॉर्ब करके थिक हो जाएगा, टर्जर प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट? चलो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. ये आपका गार्ड सेल्स है, यहाँ पे क्या हुआ, एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस के वजह से क्या रिजल्ट हो जाएगा, इट विल बिकम टर्जिड, राइट? यहाँ तक क्लियर है? एंडोस्मोसिस होगा yes, तो ऑटोमेटिकली वो टर्जिड हो जाएगा, तो टर्जर प्रेशर अप्लाई होगा. टर्जिड होगा तो अल्टीमेटली क्या लगा, टर्जर प्रेशर, करेक्ट? टर्जर प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट होगा, ऑन द थिन साइड. टर्जर प्रेशर ऑन थिन साइड, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस इस तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो इट इज बिकमिंग टर्जिड. टर्जिड होगा तो प्रेशर कहाँ से अप्लाई हो रहा है, आउटर साइड. यस और नो? सो टर्जर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द थिन साइड. आपका जो गार्ड वॉल्स का है आउटर साइड, वहां पे आपका टर्जर प्रेशर लग रहा है. अब आउटर वॉल कैसा था, इलास्टिक और थिन था, राइट? तो ड्यू yes, टू इट्स शेप, जो इसका इनर वाला वॉल है बच्चा, वो ऑटोमेटिकली जब बाहर से प्रेशर लगेगा तो वो ओपन अप हो जाएगा. समझ में आया? जब यहाँ से बाहर से बहुत प्रेशर लगा, सबसे पहले एंडोस्मोसिस हुआ, चीजें एब्जॉर्ब हुई, ये स्वेल हुआ, करेक्ट? आपका जो गार्ड सेल्स है वो क्या किया, स्वेल अप हो गया. जब ये स्वेल अप हो गया तो प्रेशर हमेशा आउटर साइड से लगता है, करेक्ट? प्लांट के सेल में हमने क्या स्टडी किया, टर्जर प्रेशर सेल वॉल पे अप्लाई होता है, राइट? आउटर साइड पे. तो यहाँ पे भी सेम. अब इसका आउटर साइड कैसा, थिन एंड इलास्टिक. यस और नो? Yes. तो जब टर्जर प्रेशर लगेगा ऑन थिन साइड और यू कैन से आउटर साइड, ultimately it results in the opening of stomata. Got it? इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये ऐसा कंस्ट्रिक्ट सॉरी ओपन अप हो जाएगा, तो दैट रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. समझ में आया? Yes. इज देयर एनी डाउट? सो इट इज रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, गार्ड सेल्स में क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, टर्जिड हो जाएगा आउटर लेयर, जिसके वजह से टर्जर प्रेशर अप्लाई होगा कहाँ पे, आउटर साइड में, दैट रिजल्ट्स इनटू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. क्लियर? अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर क्लोज कराना है, स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा बच्चा, एक्सोस्मोसिस, करेक्ट? yes, यस और नो? यहाँ पे एंडोस्मोसिस की जगह एक्सोस्मोसिस होगा. एक्सोस्मोसिस होगा तो सेल टर्जिड होगा कि क्या होगा, द सेल विल बिकम फ्लैसिड, राइट? acid, श्रिंक हो जाएगा, पूरा फ्लैसिड हो जाएगा वो, क्योंकि सारी चीजें बाहर निकल गई, एक्सोस्मोसिस हुआ. तो फ्लैसिड के वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका ये स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा.
टर्जिड होने की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो चीजें ओपन हो रही है, राइट? पर जब वो फ्लाजिड होगा तो इट विल बी लाइक दिस। समझ में आया? इट इज लाइक दिस। क्लियर? yes, एंडोस्मोसिस हुआ तो वो टर्जिड हुआ, प्रेशर बाहर की तरफ क्या लग रहा है? टर्जर प्रेशर, तो बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, करेक्ट? तो ऑटोमेटिकली बीच में क्या हो रहा है? पोर ओपन हो रहा है, दैट इज स्टोमेटा। वेरएज अगर हम इसका जब एक्सऑस्मोसिस करेंगे तो चीजें बाहर निकल रही हैं, तो प्रेशर, टर्जर प्रेशर इज 0, तो इट इज फ्लैसिड, इट इज लाइक दिस। सो व्हिच रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? no, ओके, ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सारी चीजें सेम है। गार्ड सेल्स एंडोस्मोसिस की जगह एक्सऑस्मोसिस आएगा, टर्जिड की जगह फ्लैसिड आएगा, और टर्जर प्रेशर कितना हो जाएगा? 0, Zero. राइट? यस, फ्लैसिड सेल है तो टर्जर प्रेशर इज 0, सो दैट रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दिस थिंग यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ, इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो चलेगा। ओके, सो अभी इसको भी प्रूव करने के लिए अलग अलग थियरी वगैरह ये वो बहुत सारा चीजें आया। तो सबसे पहले स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थियरी आई, जिसमें स्टीवर्ट करके एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रांसपिरेशन ऑकर ड्यूरिंग द डे टाइम, और उन्होंने बोला कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो रहा है ना, दैट इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्च। मतलब जब स्टार्च बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा ना, तो फॉस्फोरिलेज क्या करेगा उसमें? जब ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइंग, ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट? जो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्वांटिटी फूड की क्या है? ज्यादा है, तो इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस, ये आपका फूड का क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। और नाइट में आपका फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च क्या है? जहाँ पे आपका फूड स्टोर्ड होता है, excessive food is stored in the form of starch, right, in plants. So according to yes, this theory, during daytime photosynthesis होता है, and your starch is converted into a sugar. तो जैसे कि क्या हो रहा है? आपका अमाउंट क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है शुगर की, क्योंकि स्टार्च भी शुगर में कन्वर्ट हो रहा है और फोटोसिंथेसिस की वजह से भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है। तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड की वजह से आपका स्टोमेटा क्या हो रहा है? प्रेशर अप्लाई होने की वजह से ओपन हो जा रहा है, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो आपका शुगर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? स्टार्च में, ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो रात के टाइम पे क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ऐसा ही इस थियरी ने बोला। समझ में आया इतना? ये हुआ, ये लिखा आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन दिस? Yes. ओके, समझ में आया अच्छे से? सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सबको समझ में आया दिन में क्या होगा? शुगर एक्यूमुलेशन के वजह से अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो रहा है, और रात में क्या हो रहा है? शुगर आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आपका स्टार्च में, जिसके वजह से आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट थियरी इज इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी आपका स्टोमेटल मूवमेंट होता है किसके वजह से? ड्यू टू दी प्रोटॉन्स, दैट इज H+ एंड K+ आयंस। ओके, तो इनके वजह से आपका होगा। अब ड्यूरिंग डे टाइम आपका जो स्टार्च है, एक मिनट, ड्यूरिंग डे टाइम योर स्टार्च is converted into malic acid. ओके, ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है? स्टार्च आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड आगे जाके क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी डिसोसिएट इनटू मैलेट एंड प्रोटॉन्स, सो इट डिसोसिएट्स इनटू मैलेट प्लस प्रोटॉन्स। इतना समझ में आया बच्चा लोग? yes, अब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स आपका फॉर्म हो रहा है, जो मैलिक एसिड डिसोसिएट होके प्रोटॉन्स फॉर्म हो रहा है, वो प्रोटॉन्स कहाँ जाने वाला है? दिस प्रोटॉन्स आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट टू सब्सिडरी सेल्स, और K+ आयन अल्टीमेटली वहां पे क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट। सो दिस प्रोटॉन्स इज गोइंग टू ट्रांसफर विच सेल्स? सब्सिडरी सेल्स, ओके, एंड ट्रांसपोर्ट K+ आयन। समझ में आया इतना? यस मैम। सो अल्टीमेटली ड्यू टू दिस योर पोटेशियम मैलेट फॉर्म हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है? ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रहा है,
and it is again resulting into a same thing, that is एंडोस्मोसिस. अब एंडोस्मोसिस होगा तो अगेन जो हमने स्टडी किया है, एंडोस्मोसिस की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, राइट? समझ में आया बच्चा लोग? Yes. ओके, दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम. प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी के अकॉर्डिंग H+ और K+ आयन ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होता है, मैलिक एसिड फॉर्म होता है. मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है दो पार्ट में, मैलेट एंड प्रोटॉन्स. इसमें से जो प्रोटॉन्स फॉर्म हुआ है, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी सेल्स, और वहां पे वो ट्रांसफर होने के बाद क्या करेगा, K+ आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा. अब K+ आयन की वजह से क्या बन रहा है, पोटेशियम मैलेट. ओके, सो पोटेशियम मैलेट फॉर्म जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉज एंडोस्मोसिस और इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी. सो वी कैन डू वन थिंग, पहले यहाँ पे एक स्टेप हम और लिख देते हैं. क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, पोटेशियम मैलेट that results into increased osmolarity and this osmolarity भी बढ़ रही है हमारी, और क्या हो रहा है, end osmosis that is resulting into the opening of stomata. Clear? समझ में आया बच्चा लोग? Yes. So this is the theory. Done writing? अब नाइट में क्या होगा, उसका K+ और C+ आयन, जब हमने हॉर्मोन्स किए थे, एबिस्किस एसिड याद है सबको, ABA, वो क्या करेगा, गार्ड सेल्स का परमिबिलिटी चेंज कर देगा. सो दिस गार्ड सेल्स बिकम हाइपोटोनिक और वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड. सो ABA causes closing of stomata. याद है सबको? We have discussed this already. Yes. ABA causes closing of stomata because it changes the permeability of guard cells. So after writing this, one line this you can write. ABA causes, ABA, that is hibiscus acid, changes the permeability of guard cells. ABA change the permeability of the guard cells, which causes closing of stomata. Which causes closing of stomata. Done? Clear? Yes. Okay, is there any doubt till here? Yes, no, no, right? No. So फटाफट ट्रांसपिरेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है, करेक्ट. इसके अलावा इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स. ये हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो. बाहर रिक्वायरमेंट लीफ में ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, करेक्ट. इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप. आपका जो भी सैप है उसको भी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि बाहर वहां पे जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली प्रेशर डेवलप हो रहा है. Now as the stomata is open, आपका gases exchange भी हो रहा है for photosynthesis and respiration, दोनों help हो जा रहा है. आपके सेल्स का टर्जिडिटी भी मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर भी लीफ का कम कर रहा है, मतलब इट इज कूलिंग डाउन द इफेक्ट, राइट, कूल डाउन कर रहा है. डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चा, कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपके प्लांट को इंजुरी हो जाएगा, विल्टिंग हो जाएगा. ओके, एंड इट ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ द प्लांट. इसलिए समर सीजन में हम प्लांट को ज्यादा वाटर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई एट हाई टेम्परेचर, करेक्ट. यहां तक क्लियर है सबको? यस, नो? Yes. Okay, so now the last one is transpiration is a necessary evil. Necessary means what? It is obviously necessary. अगर transpiration ही नहीं होगा तो एसेंट ऑफ सैप भी फ्लो नहीं होगा, एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो सर्वाइव कैसे करेगा प्लांट, राइट. सो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल बिकॉज जो आपका स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन है, उस टाइम पे स्टोमेटा आपका क्या होता है, डे टाइम पे वो ओपन होता है, करेक्ट. अब वो डे टाइम पे ओपन हो रहा है तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो भी हमको गैसेस एक्सचेंज नेसेसरी क्यों है, फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. और अगर प्लांट गैस एक्सचेंज नहीं करता तो हमको ऑक्सीजन मिलता क्या, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम सर्वाइव करते हैं, ऑब्वियसली नो. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी. सो जो भी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वहां पे आपका क्या हो रहा है, स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन है, सो इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द गैसियस एक्सचेंज. अब अगर ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाएगा तो डायरेक्टली प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो जाएगी, आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा,
फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमको भी फूड नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई फॉर द प्रोडक्टिविटी स्टोमेटा मस्ट बी ओपन, वो ओपन रहेगा तो ही आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब एकदम प्रॉपर होगा, जिससे हमको प्रोडक्टिविटी भी मिलेगा और हमारा ऑक्सीजन भी हमको चाहिए ना, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स इज गोइंग टू बी ऑकर, सो इन दिस वे दे आर कनेक्टेड. वी आर डन विद दिस चैप्टर. किसी को कुछ भी डाउट बच्चा लोग यहाँ तक? No. No. क्लियर है चैप्टर? Yes. Yes. So today we are done with this chapter. Sorry आप लोगों का थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया मैंने. Okay? चलो Yes. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. बाय